हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज में CDP के प्रश्नों को लगाने वाले हैं। आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके प्रश्न का सेट होगा और ये आज आपका 22वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले अगर आपने अभी तक नहीं लगाए हैं तो जरूर से लगाना। आपको बहुत सारी नई चीजें भी साथ साथ सीखने को मिलेगी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। सो गाइस, फटाफट से एक बार तैयार हो जाइए और थम्स अप करिए कि आप लोग तैयार हैं फटाफट अंदाज में इन CDP के प्रश्नों को हल करने के लिए। और साथ साथ पूरा एक्सप्लेनेशन हम प्रश्नों का करेंगे, उससे संबंधित जो भी जानकारी आपको देने लायक होगी वो सारी हम एक प्रश्न के माध्यम से उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो सबसे पहले हम पिछली क्लासेस के कुछ बच्चों के नाम बताएंगे जिसने सबसे अच्छा स्कोर किया है या जिसने प्रयास अच्छा किया है। तो उनमें शामिल है नैना सिंह, पूजा राज, इसके अलावा बात करते हैं प्रीति वर्मा, रबीता पटेल और सुलेखा चौरसिया। इन सभी ने बहुत अच्छे से अपने मार्क्स आप कमेंट सेशन में लिखे हैं, फीडबैक दिया है, क्लास कैसी लगी। और दोस्तों, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी और मैं आपकी सफलता में जरूर एक सीढ़ी का काम करूंगी आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आते हुए, पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है किस पर? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो जवाब दीजिए आप लोग फटाफट से, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, आपके अनुसार इसका सही जवाब क्या होने वाला है? देखिए, जब हम बात करते हैं कि शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित होती है, तो प्राथमिक स्तर पर अगर हम बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ आवश्यक यह भी होता है कि उसकी वृद्धि और विकास पर भी अधिक ध्यान दिया जाए। इस स्तर पर शिक्षण खेल विधि के माध्यम से किए जाने पर अधिक बल दिया जाता है कि शिक्षण कराया जाए तो कराया जाए खेल विधि से, क्योंकि ये शिक्षण विधि विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर भी आधारित होती है। तो इसका मतलब ये है, क्यों कराया जाता है शिक्षण खेल विधि के माध्यम से? क्योंकि ये विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपको ये समझ आया? डिसलेक्सिया संबंधित है, तो डिसलेक्सिया एक क्या है? डिसेबिलिटी है, या फिर आप कह लीजिए ये आपका विकार है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें बच्चा जो है वो उल्टे उल्टे शब्द पढ़ लेता है। जैसे मान के चलिए बट लिखा हुआ है तो वो उसको पुट पढ़ लेगा। ठीक है, इस तरीके से वो क्या करता है, गलत पढ़ता है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है? पढ़ने से। मानसिक विकार है, गणितीय विकार है, व्यवहारिक विकार है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि वो क्या करता है कि बट को तो पुट पढ़ लेगा, पुट को बट पढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उल्टा पढ़ लेता है कि बी उसको पी जैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप लोग इसी की मदद से समझ गए कि ये पढ़ने संबंधी विकार है। उसको शब्द उल्टे दिखाई देते हैं तो पढ़ने में गलतियां करता है, तो पठन विकार से संबंधित है डिसलेक्सिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रतिबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, या फिर विशेष विद्यालय में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा पर प्रतिबंध होना चाहिए। कैसे, कहाँ प्रतिबंध होना चाहिए उनकी शिक्षा की अगर बात करते हैं, सॉरी प्रतिबंध नहीं है, प्रबंध है, क्योंकि इसी से ही इसका मतलब बदल जाएगा। प्रश्न का प्रबंध है कि जो जरूरतमंद बच्चे हैं
ठीक है, विशेष रूप से उनकी शिक्षा किसके साथ होनी चाहिए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ या फिर विशेष विद्यालयों में। तो दोस्तों आपने पढ़ा है समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या होता है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध भी कक्षा के जो अन्य सामान्य बच्चे होते हैं उन्हीं के साथ करना चाहिए, जिससे क्या होता है, इन बच्चों का प्रभाव सामान्य बच्चों पर भी पड़ता रहे, वो भी इन सभी बातों से जागरूक होते रहे, उनके मन में उनके प्रति एकदम से ऐसे हीन भावना ना जागृत हो। तो क्या होता है, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही उनका प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, हालांकि उनको थोड़ी सी फैसिलिटीज तब भी ज्यादा दी जानी चाहिए, लेकिन प्रबंध उनका सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा का होना चाहिए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है अभिप्रेरण, या फिर क्या बोला गया है अगले ऑप्शन में, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, या फिर एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। फटाफट आंसर करो, 3 सेकंड का समय आपके पास है। यहां पर आप अधिगम में जो अभिप्रेरण की भूमिका होती है, अभिप्रेरणा की भूमिका होती है, ये आप सही सही जवाब दे पाएंगे, तभी मैं समझूंगी कि हाँ आपको ये चीजें समझ आ रही है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिप्रेरणा क्या करती है? अभिप्रेरणा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अभिप्रेरण क्या करेगा भाई? अधिगम प्रक्रिया में अगर निरस्ता आ गई है, ठीक है, तो उस निरस्ता को दूर करने के लिए अभिप्रेरणा का प्रयोग करते हैं, और ये प्रेरणा सहायता करती है कि एक शिक्षक बालक में शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकता है अभिप्रेरण के माध्यम से, है ना, जिससे बच्चा नई चीजों को सीखे, उनमें रुचि का सृजन हो। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्या करेंगे? डैश है आगे, आपको ऑप्शन चुनना है बेस्ट वाला। निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है, या उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, मित्रों को उसकी सहायता करनी चाहिए, या फिर कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप कक्षा में विशेष बर्ताव किसी के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर बात आती है कि निम्न स्तर का अगर वो कार्य कर रहा है उसको माफ करना उचित है, तो ये चीजें नेगेटिव चीजों को बढ़ावा देती है, तो ये भी यहाँ पर इसका सही जवाब नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि माता पिता और मित्र उसकी दैनिक कार्य में सहायता करेंगे, तो वो कैसे सीखेगा? तो यहाँ भी जरूरत पड़ने पर हालांकि सहायता करनी चाहिए, लेकिन हर रोज उसकी कार्य करने में मदद नहीं करनी है। लेकिन सी ऑप्शन को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट हेल्प नहीं की जा रही है, बल्कि उनको क्या, अगर बच्चे की न्यून दृष्टि की समस्या है तो उसको ऑडियो सीडी के जरिए उसको सहायता दी जा रही है, ठीक है। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव हो रहा है, ये नहीं कि उसके साथ डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है आपका टीचर, और उसको सीडी, ऑडियो सीडी के जरिए जो है वो सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये वाला यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है, सी। आगे चलते हैं, शामपट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? भाई आपका जो शामपट है वो किस में आएगा? श्रव्य साधन में, दृश्य साधन में, या दृश्य और श्रव्य साधन में, या इनमें से कोई नहीं? आप ही बताइए कि जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है वो आपका ऑडियो वाले साधन में आएगा, या वीडियो एड्स में आएगा, या ऑडियो विजुअल एड्स में आएगा? बताइए क्या होगा सही जवाब। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि शामपट ब्लैक बोर्ड आपका कुछ बोलता तो है नहीं, तो श्रव्य साधन तो बिल्कुल नहीं, आप उसकी कोई बात सुनने नहीं वाले। बात करते हैं श्रव्य और दृश्य साधन, तो श्रव्य वाला तो यहाँ अपने आप ही एलिमिनेट हो गया कि ये गलत है। बचता है दृश्य। भाई आप ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं, कुछ लिखा होता है, कुछ बना होता है, आप उसको देखते हैं और देखकर सीखते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए कैसा साधन है? दृश्य साधन है, ठीक है, विजुअल एड्स है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। क्या होते हैं विजुअल एड्स या दृश्य साधन? जिन साधनों के प्रयोग करने से केवल दृश्य इंद्रिया
प्रयोग में आती है, जैसे आंख, ठीक है, वही दृश्य साधन कहलाते हैं। और शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले कौन कौन से प्रमुख दृश्य साधन होते हैं, जैसे पहला तो प्रश्न में लिखा हुआ है शामपट, चार्ट हो सकता है, मॉडल हो सकता है, आपकी पुस्तिकाएं, आपकी बुक्स हो सकती है, कोई मानचित्र मैप हो सकता है। तो ये सभी कैसे साधन है, ये सभी दृश्य साधन होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। क्या पूछा है कि इनमें से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। ऑप्शन ए है शामपट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या इनमें से सभी। शिक्षण की कुशलता में इनमें से कौन सा आएगा, ये आपको जवाब देना है। भैया देखो, अगर आप जानते हैं कि एक शिक्षक में कौन कौन से कौशल होने चाहिए या कौन कौन से गुण होने चाहिए, है ना, तो वो उसका सही सही जवाब दे पाएगा। क्योंकि दोस्तों एक शिक्षक प्रभावी शिक्षण तभी कर सकता है जब वो विभिन्न प्रकार के कौशलों में निपुण हो। जैसे शिक्षा संबंधी विभिन्न कौशल कौन कौन से हो सकते हैं, भाई पहला तो यही हो गया शामपट पर लिखना। अगर उसको शामपट पर लिखना नहीं आ रहा है, वो ऐसे लिख रहा है, कई बार आपने देखा होगा, या फिर आपने जब माइक्रो टीचिंग की होगी तो उस टाइम पर आपको बताया गया था कि ब्लैक बोर्ड और टीचर के बीच में जो है 45 डिग्री का कोण होना चाहिए, ताकि पीछे बैठे बच्चे आसानी से देख पाए कि अध्यापक जो है वो क्या लिख रहा है। इसके अलावा ये भी आपको सिखाया गया होगा कि अक्षरों का जो आकार होता है वो बड़ा होना चाहिए, ताकि पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ बच्चा भी उसको आसानी से देख पाए। इसके साथ साथ आपको ये भी सीखने को मिला होगा उस समय पर जब आपकी माइक्रो टीचिंग हुई कि अध्यापक जो भी कुछ शामपट पर लिखता है उसको बोले भी, है ना, ताकि जिसको अगर देखने में भी कोई दिक्कत है तो वो सुनकर लिख सके। इसके अलावा क्लास इंटरेक्टिव बनी रहे। इंटरेक्टिव कैसे बनेगी, जब जो आपका अध्यापक है वो प्रश्न पूछेगा, उसके अंदर प्रश्न पूछने की कुशलता होगी। अब आप कहेंगे कि मैम प्रश्न तो कोई भी पूछ सकता है ना, कोई भी सवाल कर लेगा, लेकिन दोस्तों सवाल कब, कहां, कैसे करने हैं ये एक अध्यापक के लिए समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक से संबंधित सवाल हो, सवाल ऐसा हो जो मुक्त अंत वाला हो, बच्चा उसमें अपनी भावनाएं एक्सप्रेस कर सके। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। इतना भी आसान नहीं है टीचिंग करना, ठीक है, बच्चों की मनोदशा को भी समझना पड़ता है। इसके अलावा प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करना भी एक कौशल है अपने आप में, है ना। प्रतिपुष्टीय कौशल यानी बच्चों से फीडबैक लेना है, स्पष्टीकरण करना, ये सारे क्या है, ये सारे कौशल होते हैं शिक्षण की कुशलता से, ये सभी संबंधित होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हम इसमें सही मानेंगे। आगे चलते हैं, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। भाई सलाह क्या करेंगे, सलाह देने से क्या मतलब है, बच्चे ने सवाल पूछा है, उसके प्रश्न का आपको उत्तर देना है, उसकी जो मन में उसकी उत्कंठा उत्पन्न हुई है उसको शांत करना है, आपको उसको सलाह नहीं देनी है। तो 8वें प्रश्न का ए ऑप्शन तो यही हम गलत निकाल के चलेंगे, एलिमिनेट करते चलो। बी है, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब भाई प्रोत्साहित किया तो जाना चाहिए, बात सही है, लेकिन बच्चा पूछ रहा है प्रश्न, तो प्रश्न का उत्तर भी तो देंगे, या सिर्फ उसे कहेंगे कि भाग लो, है ना। तो यहाँ पर अगर आपने एक बार बच्चे के प्रश्न पूछने पर उसको डांट डपट दिया, ठीक है, डरा दिया, तो वो आगे से प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी है, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि भाई तुमने प्रश्न जो पूछा है जाओ, तुम्हारे लिए पूरी छूट है, कहीं से इसका उत्तर ढूंढो। भाई प्रश्न आपसे किया है, आप उसका उत्तर देंगे, तो डी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। सी क्या बचता है, सी को ध्यान से देखो कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी बच्चे ने जो प्रश्न पूछा उसका भी उत्तर दे, साथ साथ उसको प्रेरित करे कि वो आगे भी प्रश्न पूछे अगर उसके मन में कोई भी सवाल आता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। तो किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया, आप लोग आंसर करिए फटाफट से, देखते हैं कौन बताएगा। यहाँ पर किंडरगार्टन पद्धति के जनक या प्रतिपादक कौन माने जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं,
किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया था या इसके जनक कौन है? तो इनके जनक माने जाते हैं आपके, कौन माने जाते हैं? फ्रोबेल महोदय। ठीक है, फ्रोबेल महोदय को इसका जनक माना जाता है किंडरगार्टन पद्धति का। ठीक है, इनके अनुसार प्राथमिक स्तर पर बालक की शिक्षा कक्षा में नहीं होनी चाहिए बल्कि किसी उद्यान में होनी चाहिए, किसी गार्डन में होनी चाहिए, तभी तो इसका नाम किंडरगार्टन है या किंडरगार्टन है ना। उससे क्या होता है, बच्चों में रचनात्मकता की प्रकृति जो है उसको प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए इन्होंने ये पद्धति जो है वो अपनी इजाद करी। और सबसे पहला अगर पूछ ली, सबसे पहला किंडरगार्टन कहाँ बनाया गया था? तो जर्मनी में बनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, बहुत गहराई का क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जामिनर टफ करना चाहेगा तो ऐसे सवाल बिल्कुल पूछेगा। तो जर्मनी में 1840 में पहला किंडरगार्टन स्कूल जो है वो खोला गया था। और किंडरगार्टन का मतलब अगर आपसे पूछ ले तो क्या बोलेंगे आप? किंडरगार्टन मतलब होता है बच्चों का बगीचा। किसका? बच्चों का बगीचा, ये होता है। और किसने इसका प्रतिपादन किया? तो मैंने आपको बताया फ्रोबेल महोदय ने। ऑप्शन सी एकदम सही है। आपको समझ तो आ रहा है ना सारी चीजें? आप कमेंट सेशन में मुझे लास्ट में जरूर फीडबैक दिया करें, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से एक अध्यापक आप बनने जा रहे हैं, अध्यापिका आप बनने जा रही है, तो आपको ये सारा प्रोसेस इंटरेक्टिव बनाना है। भले ही आप इसमें मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको फीडबैक देना, प्रश्न पूछना, ठीक है, और जो प्रश्न आपको दिया जाए उसका आंसर करना, तो ये सारी चीजें आपको अपने व्यवहार में लानी होंगी, तभी आप एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे और तभी आप एक शिक्षक की भूमिका को भी समझ पाएंगे। तो अगले प्रश्न को देखिए, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे या अभिभावक को लिखेंगे कि भाई आप जरूर आओ, या आप स्वयं उनसे मिलने चले जाएंगे, या फिर बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे? बताओ क्या करेंगे? आप एक अच्छे अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे कि भाई तुम्हारे माता पिता नहीं आ रहे हैं, हाथ आगे करो, अब आएंगे दौड़ के जब तुम्हारी पिटाई होगी, ठीक है, ऐसे करोगे? क्या करेंगे भाई? अगर काफी समय से विद्यालय में कोई भी अभिभावक बच्चे के घर से मिलने नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में आपको, क्योंकि देखिए आपके गांव के बच्चे होंगे, आप किसी प्राथमिक स्कूल में या जूनियर स्कूल में पढ़ाएंगे एक गवर्नमेंट टीचर बन करके, तो उसी गांव के या उसके आसपास गांव के ही, उसी गांव के, हालांकि सरकारी स्कूल भी तो उसी गांव के ही बच्चे आते हैं, तो यानी आपकी पहुंच में है उनके घर तक पहुंचना, है ना। तो आप इसमें बच्चे की उपेक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हो सकता है कोई और रीजन हो, है ना। बच्चे की तो गलती नहीं है। अभिभावक को लिखेंगे कि वो आ जाए? नहीं। ना ही बच्चे को आप दंड देंगे, बल्कि आप क्या करेंगे? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ठीक है, अध्यापक स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। तो आगे अगले क्वेश्चन को देखेंगे, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। क्या मान्यता है? बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। अच्छा, बच्चे क्या वयस्कों के बराबर होते हैं, ये बात कहना सही है? तो बिल्कुल नहीं। अगला है, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये क्या बात हुई कि भाई बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में अच्छा माना जाएगा? ये तो कोई तुकबंदी भी नहीं बैठती है। आगे चलते हैं, सी है बचपन आधारित रूप में प्रतीक्षा अवधि है। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर प्रश्न का मतलब नहीं है। यहाँ बचपन के बारे में पूछा है कि बचपन जो है, आप बचपन के बारे में आप कैसी मान्यता रखते हैं या क्या सोचते हैं। चौथा ऑप्शन देखो, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। तो क्या मस्त ऑप्शन मिला भाई आपको। इसीलिए चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आपको आंसर टिक करना है, ठीक है। एक दो देखने के बाद कि भाई पता नहीं कैसे ऑप्शन मिल रहे हैं, डर गए हम, तो ऐसे वाला काम नहीं करना है, ठीक है। अब आप छोटी बच्ची नहीं हो तो डी ऑप्शन देखो, बचपन कैसे है, कैसी अवधि है? तो वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है बचपन। डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न पूछा है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि
क्या परामर्श देंगे अध्यापक को, शिक्षक को? 5वीं कक्षा के को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श क्या देना चाहिए? ठीक है, प्रशिक्षण लेने जा रहा है शिक्षक, तो आप क्या बताएंगे? बच्चों को बोलना कि प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करे, ये बोलेंगे। या फिर पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चयनित करेंगे और छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देंगे। क्या ऐसा करेंगे आप? तो देखिए दोस्तों, इसी ऑप्शन पर चलते हैं। पहले, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे भी तरीके से अच्छा करें। क्या सिर्फ आप निम्न कोटि के बच्चों पर ध्यान देंगे जाके, या फिर परीक्षा में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराएंगे? तो ये ऑप्शन एकदम सही है दोस्तों। ना ही तो आपको सिर्फ बोलने से काम चलेगा कि बच्चों एग्जाम आ रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसमें अच्छा स्कोर करना। ठीक है, अगर मैं आपको रोज आके यही चीज बोलूं कि आपके एग्जाम आ रहे हैं, है ना, आप अच्छा प्रदर्शन करना, बहुत बढ़िया प्रदर्शन करना, और आपको ये बोलो ना कि भाई मेहनत करो, रोज मेरे साथ प्रैक्टिस सेट लगाओ, तो कहाँ से होगा अच्छा स्कोर? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसे तो। ठीक है, उसके लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। आगे है, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चयनित करना और छात्र को उनके उत्तर देने की अनुमति देना। भाई पिछली परीक्षा के प्रश्न उठाए और छात्रों को कह दिया कि चलो तुम्हें छूट है, इनके आंसर कर दो। ठीक है, इनमें से कोई जो है प्रश्न चुन लो और उनके आंसर कर दो, तो ये भी तरीका आप लोग नहीं आजमाएंगे। सी ऑप्शन है, निम्न कोटि के, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि केवल एक ही कक्षा के एक ही हिस्से पर आपको अपना ध्यान नहीं रखना है, बल्कि सभी को बराबर लेके चलना है। बात करते हैं चौथे ऑप्शन की कि परीक्षा में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं कि परीक्षा में इसी तरह से तो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और हम उसी प्रकार के प्रश्नों का आपको अभ्यास करा रहे हैं, ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम में बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के अपने प्रश्नों के सही सही जवाब चुनने में सक्षम बन सके। अगला प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, क्यों या किसमें? असंगठित घर से आने वाला बच्चा सुनिर्मित पाठों में, या स्वतंत्र अध्ययन में, या नियोजित निर्देश में, या अभ्यास पुस्तिकाओं में? बढ़िया प्रश्न है, ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, आप लोग आंसर करिए फटाफट से, 3 सेकंड का समय आपके पास है। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग अपने आप बताने लगेंगे, ध्यान से सुनिए। जब बच्चा असंगठित घर से आता है, तो असंगठित घर से आने वाले बच्चे में अनुशासन और आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है। उनमें ना तो आत्मनिर्भरता पाई जाती, ना ही अनुशासन। इसलिए हम इस प्रकार के बच्चे को अगर स्वतंत्र अध्ययन करने के लिए बैठा दे तो वो उसमें सफल नहीं होगा, उसे उसी में कठिनाई होगी स्वतंत्र बैठकर अध्ययन करने में, है ना। क्योंकि अगर सुनिर्मित पाठों में तो वो कर लेगा, नियोजित निर्देश दिए जाए कि अब ये करो वो भी कर लेगा, लेकिन स्वतंत्र जब आप उसको अध्ययन करने के लिए कहेंगे तो वो वहां पर कठिनाई का अनुभव करेगा, क्योंकि उसे क्या होता है, उसको अनुशासन नहीं आता है, ठीक है, आत्मनिर्भर नहीं है वो। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप डैश उसके साथ संतुष्ट करेंगे, या उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, या वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, या फिर उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह तो बहुत बुद्धिमान है। तो बताइए क्या होगा 14 क्वेश्चन का सही जवाब। तो आप लोगों ने सही ऑप्शन चुनना शुरू कर दिया है बड़ी आसानी के साथ कि भाई कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, कोई तेज बुद्धि वाला तो कोई मंद बुद्धि वाला। अब तेज बुद्धि वाले बच्चे को या बुद्धिमान बच्चे को आप साधारण छात्रों के साथ जो है उनको पढ़ाना उचित नहीं समझा जाता, इसलिए आपको क्या करना है,
उन्हें विशेष रूप से अध्यापकों के द्वारा समय समय पर निर्देश की आवश्यकता होती है, उनको अनुप्रेरित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे वह अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उन्हें अनुप्रेरित करने की आवश्यकता पड़ती है। वो सारी चीजें तो करते ही है जो सामान्य बच्चे करते हैं, बल्कि उनको और ज्यादा उन पर फोकस करना होता है। ठीक है, जिस तरीके से वो अपने आप को आगे बढ़ा ले जाए, सही दिशा में प्रेरित होकर अपना कार्य करे। अगला है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे कि नहीं पढ़ो, पिटाई होगी बहुत ज्यादा। तो ये तो आप बाध्य करने वाली बात तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल ही देना अगर आपको शिक्षक बनना है तो। अगला है, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे कि पढ़ने के मूड में नहीं हो तो बाहर निकल जाओ क्लास से, मेरे दिखना मत। ऐसा भी आप नहीं करोगे। सी ऑप्शन देखो बताया गया है, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधान अध्यापक से बढ़िया सूते जाओगे। तो ये भी आप नहीं करेंगे, उनको डराना धमकाना नहीं है, बल्कि आपको अपने आप में सुधार करना है, तभी बच्चों पर असर होगा। तो उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे, जो जिसमें बच्चे रुचि ले, उनका ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो और वो अध्ययन में शामिल हो। ठीक है, तो आपको ऐसे काम करना है। अगला प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, वो कौन सी अवस्था है? वो संवेदन प्रणोद अवस्था है, वो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है, या पूर्व क्रियात्मक अवस्था है, या मूर्त क्रियात्मक अवस्था है, जिसमें बच्चा घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचेगा। तो वो कौन सी अवस्था होती है? ये दोस्तों आपकी हो जाती है, अगर बात करते हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था ये 7 से 11 वर्ष की अवधि तक होती है, जिसमें बालक क्या करता है, वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना जो है वो प्रारंभ कर देता है। ये प्रारंभिक अवस्था है। ठीक है, तो प्रारंभ कर देता है तार्किक रूप से सोचना 7 से 11 वर्ष की आयु में, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक में जो मानसिक चिंतन की शक्ति होती है, तर्क वितर्क करने, निर्णय लेने वाले जो गुण होते हैं, उनका विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने होगा। इसमें आपको बताना है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, किसके द्वारा? बौद्धिक विकास के 4 स्तर को किसने पहचाना था? कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने, या फिर पियाजे ने। अब दोस्तों बौद्धिक विकास के 4 स्तर, जो कि अभी ऊपर आपने चारों के चारों देखे, इन्हीं की बात की जा रही है कि ये किसने दिए, किसने इनके बारे में बताया? तो दोस्तों पियाजे महोदय ने बताया, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या बुद्धि से संबंधित काम किसने किया? पियाजे ने किया। ठीक है, तो पियाजे ने बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 स्तरों की पहचान की थी और उनको 4 स्तरों में वर्गीकृत किया था। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया। अगला प्रश्न है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए। क्या भूमिका होनी चाहिए अभिभावक की? तो निषेधात्मक हो, अग्र सक्रिय हो, या संवेदनात्मक हो, या उदासीन हो? जवाब दीजिए, आप लोग किस ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाना चाहेंगे? अल्पवयस्क बच्चे के अभिभावकों की भूमिका क्या होगी? अल्पवयस्क अवस्था कौन सी होती है? अल्पवयस्क अवस्था होती है किशोर अवस्था। कौन सी होती है? किशोर अवस्था। अब देख लो यहाँ पर आपका जो है सिर्फ पूछने का तरीका बदला है, नहीं तो बात किशोर अवस्था की ही हुई है, लेकिन आप थोड़ा घबरा गए कि पता नहीं क्या पूछ लिया। ठीक है, अब इसको समझो ध्यान से। अब किशोर अवस्था में आपकी भूमिका क्या होगी? आप अभिभावक होने के नाते क्या करेंगे? बच्चा कुछ भी बोलेगा उसको ना बोलेंगे, निषेधात्मक, कि पापा मुझे बाहर जाना है ना, पापा मुझे करना है ना, पापा मुझे ऐसे पढ़ना है ना। तो ऐसे करोगे तो बच्चा आपके खिलाफ हो जाएगा
और यहाँ पर आपसे दूरी बनाने लगेगा, क्योंकि इस एज में बच्चे एक तो सबसे ज्यादा पहले ही अपने दोस्तों के साथ होता है, ठीक है, अपने दोस्तों को ही सब कुछ मानने लगता है कुछ समय के लिए, ठीक है, अभिभावकों से दूरी बनाने लगता है। तो ऐसे में आपको ना ही ज्यादा संवेदनात्मक होना है, बल्कि कैसे भूमिका निभानी है, अग्र सक्रिय, ठीक है। अग्र सक्रिय से क्या मतलब है कि बालकों को किशोर अवस्था में एक तो उचित निर्देशन की जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ मार्गदर्शन की भी विशेष आवश्यकता होती है कि किस समय पर बच्चे को सलाह दी जानी चाहिए, कहाँ उसके लिए क्या चीज सही है, वो चीज उसको अच्छे से समझाई जाए, उसको क्या किया जाए, उसको निर्देश दिया जाए, परामर्श दिया जाए कि बच्चा आप ये करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव तरीके से आपको उनके साथ में आगे बढ़ना है, उनको सक्रिय तरीके से आपको भूमिका यहाँ पर निभानी है। अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास को पूछा है। खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या फिर घर में? जवाब दीजिए, आप लोग क्या समझते हैं? देखिए दोस्तों, खेल के मैदान में तो हम उसकी फिजिकल डेवलपमेंट को देखेंगे, है ना, शारीरिक विकास को हम अच्छे तरीके से देख पाएंगे, ना कि संज्ञानात्मक विकास को, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑडिटोरियम में ये तो कोई बात नहीं हुई। अब अध्यापक होने के नाते आप उसके घर में थोड़े ही ना जाएंगे देखने के लिए उसके संज्ञानात्मक विकास को, तो आप कक्षा में या विद्यालय में जांचेंगे, विद्यालय में परखेंगे। तो ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। कौन सा सही जवाब है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। किसके रूप में विवेचित किया जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति के, या शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य के, या फिर विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में पूर्ण निरस्ता। क्या होगा आपके अनुसार सही जवाब? तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आप लोग देखेंगे दोस्तों, जहां पर बच्चा सबसे ज्यादा सक्रिय हो वही आपका जवाब होना चाहिए कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना सबसे अच्छी प्रक्रिया इसमें मानी जाएगी शिक्षक और शिक्षण की, ठीक है। जबकि शिक्षण के दौरान विद्यार्थी विषय वस्तु से संबंधित ही प्रश्न करे और विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने से स्पष्ट होता है कि विद्यार्थी शिक्षण में रुचि ले रहा है। तो यही सबसे अच्छा संकेत है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है शामपट का प्रयोग करना, या चर्चा करना, या कहानी कहना, या प्रश्न पूछना। तो जवाब दीजिए, क्या होगा सही जवाब? देखिए दोस्तों, खाली शामपट का प्रयोग करने से बच्चों की रुचि, अगर आप शामपट का प्रयोग करते जाएं, बच्चों से इंटरेक्शन ही ना करें, तो फिर क्या होगा भाई? रुचि नहीं आएगी। अब आपको इसमें भी वही एक चीज, एक ही लॉजिक लगाना है। पेडागोजी में आपको सबसे ज्यादा सोचना है कि बच्चा किस में इंटरेक्टिव हो रहा है अध्यापक के साथ, चर्चा करने में, है ना, बच्चा सोचने पे कहाँ मजबूर हो रहा है, कहानी कहने में या फिर प्रश्न पूछने में। तो जब अध्यापक बच्चे से प्रश्न पूछता है तो वो सक्रिय रूप से अध्यापक की बातों में रुचि लेता है, ध्यान से उसकी बातों को सुनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछते रहने से छात्र और शिक्षक दोनों ही सक्रिय बने रहते हैं, ठीक है, जिससे कक्षा में निरस्ता नहीं फैलती है। अगला प्रश्न है, इसका जवाब आप दोगे फटाफट से, ध्यान से देखो। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, क्यों खिलाना चाहिए? क्योंकि ये उनके शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा उन्हें, या शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, या समय बिताने में सहायक है, या सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास होगा। तो आप बताइए, आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? देखिए, पहला ऑप्शन सही है, बात ये नहीं है, लेकिन हमें चुनना है अपना बेस्ट ऑप्शन। तो पहला अच्छा है, लेकिन हमने बेस्ट चुनना है। तो डी ऑप्शन को जब आप देखेंगे, जिसमें बताया गया है कि इसमें सहयोग करना, है ना, इसके अलावा शारीरिक संतुलन, इन सब चीजों का विकास होगा आपका खेलने में, ठीक है। विद्यालय में छात्रों को कक्षा शिक्षण के समय
खेलने का समय दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि खेलने से बालक का शारीरिक विकास के साथ साथ उसमें सहभागिता का गुण, नेतृत्व करने का गुण जैसे सामाजिक विकास उसमें होता है। आगे चलो, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, या गैर औपचारिक या दूरस्थ शिक्षा का। भाई दूरस्थ शिक्षा तो ऐसा होता है जब आप डिस्टेंट एजुकेशन लेते हैं, जैसे इग्नू से आपने एडमिशन ले लिया, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, है ना, तो उसके साथ साथ आपने अपनी पढ़ाई कर ली, तो घर में ही रहते हैं आप। औपचारिक शिक्षा वह होती है जो आपको एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थान पर, निश्चित व्यक्ति के द्वारा दी जाए। गैर औपचारिक भी आपका नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर ए अनौपचारिक शिक्षा एकदम सही है। परिवार को बालक की प्रारंभिक पाठशाला भी माना जाता है, आप सभी जानते हैं, और परिवार से प्राप्त अनौपचारिक शिक्षा ही बालक के जीवन में या विभिन्न सामाजिक गुणों का उसमें विकास करती है, विभिन्न नैतिक गुणों का विकास संभव होता है परिवार के द्वारा दी गई अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही। आगे चलते हैं, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे? भाई ये पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है, ये कोई रटन प्रणाली वाले नहीं है कि आपने कहीं इसका आंसर याद कर लिया और आपने उसको चेप दिया। आप इसमें थोड़ा सा दिमाग पर अपने जोर डालेंगे तो सही आंसर तक इजिली पहुंच जाएंगे। बताओ क्या है, सामाजिक मूल्यों का विकास कैसे होगा बच्चे में? महान व्यक्ति के बारे में आप उसको बता देंगे, या अनुशासन की अनुभूति विकसित करेंगे, या आदर्श रूप से बर्ताव करेंगे, या अच्छी कहानियां उसको सुनाएंगे। तो बताइए क्या मानेंगे आप सही जवाब? किस ऑप्शन के साथ आप इसमें जाना पसंद करेंगे? देखिए दोस्तों, खाली महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर बच्चों में सामाजिक मूल्यों का विकास होने से तो रहा। आप क्या करेंगे? अपना व्यवहार सुधारेंगे सबसे पहले तो, और बच्चों के सामने आदर्श व्यवहार को या आदर्श बर्ताव करेंगे, क्योंकि एक शिक्षक ही बच्चे के जीवन में उसका रोल मॉडल होता है ना। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास कर सकता है, स्वयं उन गुणों को स्वयं के अंदर विकसित करके, उन्हें स्वयं के व्यवहार में ला करके ही बच्चे में भी वे गुण विकसित कर सकता है। ठीक है, अगला है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अनुशासन बनाना, समय अनुवर्ती होना, या फिर विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, या एक अच्छा सुवक्ता होना। 25वें प्रश्न का बताइए। भाई देखिए, बात है सबसे बेस्ट ऑप्शन की। अनुशासन बनाना अच्छी बात है, लेकिन ये सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन की बात करें, भाई समय पर सारी चीजें होना बढ़िया बात है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण माना है खाली अच्छा वक्ता होने से भी काम नहीं चलेगा एक अध्यापक को। सबसे जरूरी है कि विद्यार्थियों में जो कठिनाई उत्पन्न हो रही है उनकी कठिनाई को दूर करना। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण करके उनका निदान करना। आगे है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? भाई पेडागोजी मस्त पूछिए इस पे। ठीक है, आपके दिमाग पर जोर पड़ रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सोचो, जितना सोचोगे उतना अच्छा आप इसमें कर पाएंगे पेडागोजी में, जितना आपका मानसिक विकास होगा। तो देखो, उसे पहली पंक्ति में बिठा देंगे, उस पर कड़ी नजर रखेंगे कि भाई ज्यादा हलचल ना करे, या फिर कक्षा के कोने में बैठा देंगे, या उसे शामपट आदि साफ करने का काम देंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ध्यान देना कि बच्चा अगर अधिक सक्रिय है और उस बच्चे पर को आपको अनुशासन में रखना है, और सही निर्देशन के लिए उसे कक्षा से संबंधित आप विभिन्न कार्यों का नेतृत्व उसको दे सकते हैं कि उसको ये चीजें करनी है। ठीक है, तो जैसे उसमें क्या आ सकता है, उसको कक्षा का नायक बनाया सकते, उसको मॉनिटर बना दो, वो खुद अपने आप डिसिप्लिन में रहेगा और बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, है ना। यह कक्षा संबंधित विभिन्न कार्यों में उसे व्यस्त रखो, ठीक है, जिससे वो अनुचित कार्यों से थोड़ा दूरी बनाए। जैसे उसमें सी ऑप्शन हो सकता है कि उसे शामपट आदि साफ करने का भी काम आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो बैठा रहेगा तो अपने अगल बगल वालों को कुछ ना कुछ छेड़खानी वो करता रहेगा। ठीक है, तो आप उसको ऐसे छोटे छोटे काम बता सकते हैं जो कि उसकी शिक्षा से संबंधित ही हो, उसकी कक्षा से संबंधित ही हो। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आगे है, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, यानी उनके अभिभावक जैसा सोचते हैं, या उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, या दूरदर्शन के प्रभाव पर, या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। बात की गई है यहाँ पर आपके 27 क्वेश्चन में कि
बच्चों पर किसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, है ना। विभिन्न विभिन्न सामाजिक समूहों के बारे में उसकी सोच कैसे निर्धारित होती है। तो आप जानते हैं कि हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, बालक भी सामाजिक प्राणी है, और बालक जिस समाज में या जिस परिवार में जन्म लेता है उसी वातावरण के अनुसार उसकी अभिवृत्तियों का भी विकास होता है। तो बालक के सामाजिक गुणों में उसके परिवार और उसके अभिभावक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा प्रभाव उसके अभिभावकों का उस पर पड़ने वाला है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जिसमें आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, आप क्या करेंगे? अपने विद्यार्थियों के रूप में उनको ग्रहण करने से इनकार कर दें कि नहीं भाई मैं मंदबुद्धि बच्चों को अपनी कक्षा में नहीं लूंगा या नहीं लूंगी, तो बिल्कुल गलत बात। ऐसा नहीं करना है। आप अध्यापक की कैटेगरी में ही नहीं आएंगे अगर आप ऐसा करते हैं। अगला है प्रधान अध्यापकों ने किसी और कक्षा में जो मंदबुद्धि बच्चों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उसमें बिठा देंगे, तो गलत बात है भाई। समावेशी शिक्षा का जमाना है, आप कहाँ उनको अलग करने की बात कर रहे हैं। सी ऑप्शन देखो, सी में क्या बताया है कि ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। बिल्कुल अपने आप में सुधार करना है। बच्चे तो जैसे है ठीक है, आपको अपने आप में पहले सुधार करना है। उन बच्चों के अनुसार आपको अपने आप में क्या सुधार करेंगे, नई नई तकनीकें सीखेंगे कि हम इन बच्चों को भी कैसे अच्छे से अच्छा सिखाएं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट अंदाज में। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। भाई वाह, क्या लॉजिक बताया है। बिल्कुल गलत है, सरासर नाइंसाफी है ये तो। आगे है उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए कि ताकि जब भी स्कूल में चेकिंग आए उनको पहले ही पता चल जाए, वो अच्छे से पढ़ाना शुरू कर दे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। बल्कि क्वेश्चन का यहाँ पर जो एक औचित्य है कहने का वो कुछ अलग है जो कि आपको ढूंढना है। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। क्या ये सही है? यही बिल्कुल सही है। तभी एक शिक्षक को साधन संपन्न माना जाएगा अगर उसके पास अपने बच्चों की समस्याओं का हल है तो। ठीक है, वैसे भले ही वो कितना भी धनवान है, अगर वो बच्चों के लिए बच्चों की परेशानियों को समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहा है तो वो किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान से देखो, इसका जवाब आप मुझे दोगे। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है किसके निर्माण में? व्यक्तित्व के, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या इनमें से सभी? जवाब दो। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या आप लोग बताने वाले हैं? बालक में संवेगात्मक समायोजन कक्षा शिक्षण, अनुशासन, व्यक्तित्व निर्माण जैसे सभी गुणों के विकास में प्रभावी होता है ना। इन सभी के लिए प्रभावी होता है। यदि बालक कक्षा तथा समाज में उचित प्रकार से अपने आप को समायोजित कर लेता है तभी उसमें सामाजिक गुणों का विकास संभव होता है। तो इसीलिए सभी के लिए जरूरी होता है आपका संवेगात्मक समायोजन। तो आप लोग अब मुझे जवाब दीजिए कि 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, और फटाफट से कमेंट में ये भी आपको बताना है कि आपको आज का सेशन कैसा लग रहा है। और आप लोगों के लिए बहुत कुछ आगे भी सोचा जा रहा है, बहुत सारी चीजें जो आपके लिए अब नई होने वाली है, जो पहले इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आपने देखी है। बहुत ही दमदार तरीके से आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए सारी चीजें जो भी जरूरत पड़ेगी वो सभी की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। कल आपका ऑफ रहेगा तो आपका पिछला कोई भी प्रैक्टिस सेट अगर मिस रहता है तो आप उसको क्या करेंगे, उसको जरूर से पूरा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलना। बाय बाय, टेक केयर।